हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे 12th क्लास का पहली यूनिट का पहला चैप्टर। तो इसे स्टार्ट करते हैं। यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमारे सिलेबस की सीबीएसई के वेटेज का बाइफर्केशन अगर हम करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 8 मार्क्स के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे आते हैं, जो कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर तक की कैटेगरी में जा सकते हैं। वो लेटर और हम बाकी के जो आगे वीडियोस बनेंगे जिसमें प्रैक्टिस पेपर होगा वहाँ हम देख लेंगे। फिलहाल हमारा पहला चैप्टर है यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज, और जो हमारी यूनिट का नाम है उसी को हम सबसे पहले देखेंगे। यूनिट के नाम से ही हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पर जो इलेक्ट्रो वर्ड का इस्तेमाल किया गया है इसमें आप एक बहुत ही फेमस नेम है इलेक्ट्रॉन, या आप इसकी जगह चार्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टैटिक ये आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा है, उससे पहले भी देखा है। इसका मतलब होता है रेस्ट। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम बोलते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट। तो डेफिनेशन में हम यही कह रहे हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद चार्जेस एट रेस्ट। ये स्पेसिफिकली रेस्ट को बहुत फोकस में कर रहा है, जो इस बात को बता रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म के अंदर, इस यूनिट के अंदर हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे ऑल दोज आर रिलेटेड टू द कंडीशन ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। इसका नाम एक और दिया जाता है जिसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर एक नाम और है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जिसे हम थोड़ा सा अभी डिस्कस करते वक्त बात करेंगे कि इसे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। बेसिकली हमारे पास 2 तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है। एक जनरल सा इंफॉर्मेशन है जो मैं बता रहा हूँ अभी आप लोग को, उसको ध्यान रखेंगे। 2 तरह की इलेक्ट्रिसिटी है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी वो है जो हम लोग के घरों में इलेक्ट्रिक सप्लाई की फॉर्म में हमें मिलती है, जिससे हम अपने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को ऑपरेट करते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेली लाइफ में कई बार ऐसे केसेस में ऑब्जर्व होती है जहां पर हमें स्टैटिक शॉक लगते हैं, जो डेली लाइफ में कई बार ऑब्जर्व करने को आपने देखा भी होगा, ऑब्जर्व करने को मिलता है। तो हम इसको अभी फिलहाल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक के टर्म्स में पढ़ रहे हैं। इसको हम आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो क्लियर होना जरूरी है आप लोगों को, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। सिंबल होता है कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। बेसिकली इसको डिफाइन करने के काफी सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका हम इसमें अज्यूम करते हैं वो ये करते हैं कि आप अज्यूम करो कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और उसके सामने आप एक इलेक्ट्रॉन को और लाकर रख देते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को एक साथ आमने सामने लाकर रखेंगे तो क्या होगा? सभी लोग जानते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को। इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच 2 इलेक्ट्रॉन्स रिपेल ईच अदर। आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन की जगह अगर आपको प्रोटॉन पसंद है तो आप प्रोटॉन भी रख सकते हैं, तो तब डेफिनेशन हो जाएगी द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच 2 प्रोटॉन्स रिपेल ईच अदर। आपको अगर केस लगाना है कि एक इलेक्ट्रॉन रखना है, एक प्रोटॉन रखना है, तो वहां भी डेफिनेशन बना सकते हैं, बस उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के केस में रिपल्शन की जगह अट्रैक्शन होगा। तो हम प्रेफर फिलहाल इलेक्ट्रॉन को लेकर ही करते हैं। तो डेफिनेशन दी जाती है प्रॉपर्टी ड्यू टू विच 2 इलेक्ट्रॉन्स रिपेल ईच अदर। इसको आप एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो, इट इज द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय बॉडी ड्यू टू डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक्चुअली एक कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है जिसको हम आगे एक टॉपिक में डिस्कस भी करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय बॉडी ड्यू टू डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉडी की नॉर्मल स्टेट से जब भी उसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा या कम हो जाता है तो वो एक प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेती है जिसे हम कहते हैं चार्ज। द बॉडी इज सेड टू बी चार्ज्ड नाउ। इसके 2 टाइप है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्रिएट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्रिएट हो रहा है। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो भी साथ साथ लेकर चलेंगे अगर हम। तो पहली प्रॉपर्टी आती है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। आप सभी लोग जानते हैं चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्रिएट नहीं होता है, वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर जरूर किया जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लॉ को भी इंडिकेट करता है, that is known as law of conservation of electric charge. So charge can neither be created nor be destroyed, that means it is conserved, charge is conserved. तीसरी प्रॉपर्टी है चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा वो एडिटिव होगा,
यहाँ पर एडिटिव वर्ड का मतलब है कि जब एक किसी बॉडी के ऊपर एक से ज्यादा चार्जेस की वैल्यू आपको दी जाएगी तो आपको उनको सबको जोड़ना है उनके साइन के अकॉर्डिंगली। जो दो टाइप के चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, अगर आपको एक से ज्यादा चार्जेस दिए हैं तो उसमें कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव हो सकते हैं। जब आप उनको जोड़ेंगे तो उनके साइन के अकॉर्डिंगली जोड़ना है आपको। साइन के अकॉर्डिंगली जोड़ने पर वो वैल्यू बढ़ भी सकती है और टोटल वैल्यू से कम भी हो सकती है, ध्यान रखेंगे। बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, आपको साइन का ध्यान रखना है। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लेना है माइनस करने के लिए, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लेना है टोटल करने के लिए। तो एडिटिव इन नेचर का मतलब है आपको उसको साइन के अकॉर्डिंगली जोड़ना है, ठीक है। इसको आगे बढ़ाएं तो चार्ज आगे अब यूज होने वाला है हमारी यूनिट में। तो न्यूमेरिकल में या रिप्रेजेंटेशन के दौरान आपको एक ऐसा यूनिट का इस्तेमाल करना होगा, उसे हम यहाँ पर लेते हैं कूलम। कूलम कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है, साइंटिस्ट कूलम के ही नाम पर है। दूसरी यूनिट सीजीएस यूनिट ESU से डिनोट करते हैं, फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या हम इसे स्टैट कूलम भी कह सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर, हम हमेशा फिजिकल क्वांटिटीज को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बात की जाती है डायमेंशन। यहाँ पर डायमेंशन इसका आता है AT, जिसमें A इंडिकेट करता है फंडामेंटल क्वांटिटी करंट की यूनिट एम्पियर को, और T इंडिकेट करता है फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम की यूनिट T को। T इंडिकेट कर रहा है टाइम को, A इंडिकेट कर रहा है एम्पियर को। तो AT इसके डायमेंशनल फॉर्मूला है। ये कैसे बना है इसको आप चाहो तो यहाँ पर हल्का सा देख सकते हो। हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो डायमेंशन वाइज जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो I की जगह आता है डायमेंशन में A, चार्ज के लिए हमें इसको निकालना है, और टाइम के लिए होता है कैपिटल T। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद AT आपको चार्ज के बराबर डायमेंशन में मिल जाएगा, इसीलिए हमने चार्ज की डायमेंशन AT रखी है। अब हम चार्ज का ओरिजिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो चार्ज कैसे ओरिजिनेट होता है उसको समझने के लिए अगली एक टर्म है, बेसिक टर्म है, नाम दिया जाता है इसे वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन W0 से हम डिनोट कर रहे हैं, बोलते हैं इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम और सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस से, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी आपको सप्लाई करनी है उसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। इसके लिए बोला जाता है इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी ऑल्सो, एंड इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉडीज। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इलेबोरेट करके थोड़ा समझेंगे तो अच्छे से हमें समझ में आएगा वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट है क्या। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली आगे जाके बीटेक करेंगे, एमटेक करेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन करेंगे, और फाइनली आप अपनी लाइफ में स्टेबल इंजीनियर के तौर पर सक्सेसफुल होंगे। तो उसके लिए हम ये मानकर चलते हैं, उसी कंडीशन को लेकर हम एक रेफरेंस ले रहे हैं जिससे हम कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क फंक्शन को समझेंगे। वो ये अज्यूम करिए कि एक कंपनी है, कंपनी A। ये A इस कंपनी का बॉस है जिसने कंपनी को स्टार्ट किया है। इसने अपने यहाँ कुछ इंजीनियर्स अपॉइंट किए हुए हैं। ये मान लेते हैं इंजीनियर E1 है, हो सकता है और कोई दूसरा एक और इंजीनियर हो, कोई तीसरा इंजीनियर हो, बहुत सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे होंगे, MNCs में ऐसे ही होता है। तो इस इंजीनियर का जो डेली रूटीन है वो कुछ ऐसा होता है कि ये सुबह स्पेसिफिक टाइम पर अपने घर से निकलकर कंपनी जाता है, वहाँ ढेर सारा काम करता है शाम तक बैठकर, कभी कभी उससे ज़्यादा भी, और शाम को लौट कर आता है। जिस दिन मन करे घर में रह गए, जिस दिन चले गए, कंपनी में जाना हो उस दिन चले गए, ऐसा वो नहीं कर सकता है। वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाता है, बल्कि उसे अपनी कंपनी के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है। तो ये जो इतना ढेर सारा इनको काम करके दे रहा है, इसका कारण क्या है? इसको रिटर्न में कुछ मिल रहा है? बिल्कुल, इसको मिल रहा है इसकी सैलरी। मान लेते हैं इसकी सैलरी 50,000 पर मंथ है, 50,000 पर मंथ। इस सैलरी की वजह से ये रोजाना कंपनी में जाता है, ढेर सारा काम करता है और फिर लौट कर आता है। ये इसका मंथली डेली रूटीन है, मंथली इसको ये काम करना होता है। अब अचानक से क्या होता है, एक दूसरी कंपनी खुलती है, कंपनी बी कंपनी। इस कंपनी का ओनर देखता है कि ई अच्छा काम करता है कंपनी ए के लिए, तो ये सोचता है कि क्यों ना इस इंजीनियर E1 को अपने साथ बुला लूं। तो उसको बुलाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? उसे सैलरी ऑफर करनी पड़ेगी। अब सैलरी अगर इमेजिन करो कि वो 20,000 पर मंथ ऑफर करता है, तो क्या ये इंजीनियर यहां से अपनी कंपनी को छोड़कर निकलेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये इसको बढ़ा देता है 30,
इतने पर भी नहीं होगा। आपको पता है ये कितने से आपको स्टार्ट करवाना पड़ेगा? बिल्कुल, इसको स्टार्ट कराना होगा। इसकी मिनिमम वैल्यू जितनी ऑलरेडी उसको मिल रही है वो है 50। अगर 50,000 की सैलरी ऑफर की जाती है तो बहुत मुश्किल चांसेस है कि ये इंजीनियर कंपनी ए को छोड़ेगा और बी को ज्वाइन करेगा। लेकिन अगर ये 50 से बढ़ाकर हम 60 कर देते हैं तो अब इंजीनियर के चांसेस यहाँ से ए से बी की तरफ मूव करने के हो जाते हैं। ऐसे ही 70 पर और ज़्यादा, 80 पर और ज़्यादा, एंड सो ऑन। तो ये सारी वैल्यूज हैं जो इंजीनियर को यहाँ से निकाल सकती हैं कंपनी ए से और बी की तरफ लेकर जाएंगी। तो इन सारी सैलरी में जो मिनिमम सैलरी है वो कौन सी है, जहाँ से स्टार्ट करना है, वो है उसकी खुद की ओरिजिनल वैल्यू जो उसको पहले से ही मिल रही है। तो ये 50 मिनिमम अमाउंट ऑफ सैलरी है विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इंजीनियर इवन फ्रॉम ए एंड ट्रांसफर इट टू बी। बिल्कुल यही काम हमारे एटम्स का भी होता है। आप मान के चलो ये अब जो कंपनी है ये एक तरह की एटम है। एटम में ये ए एटम का न्यूक्लियस है, ये बी एटम का न्यूक्लियस है। ये जो ई है सर्कुलर शेप में हमने दिखाया है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन का काम कर रहा है। आप जानते हैं एटम का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह का है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, सेंटर पर न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में होता है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन होता है जो चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है। तो घूमने का कारण यही है कि क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस ने होल्ड किया हुआ है, बांधा हुआ है, एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड की हुई है, वो उसकी सैलरी कंसिडर कर सकते हैं हम। मिनिमम सैलरी अभी जो उसको मिल रही है अंदर से एनर्जी की फॉर्म में वो 50 है। अगर हम चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से बाहर निकालना है तो हमें कम से कम 50 की एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करानी पड़ेगी। 50 से ज्यादा आप देंगे, इसके निकलने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। बट जो मिनिमम अमाउंट हमें देना है दैट इज 50, जो उसको ऑलरेडी अंदर से मिल रहा है, और इसी को हम वर्क फंक्शन कह रहे हैं। हर इलेक्ट्रॉन को जो एक तरह से अपने एटम के लिए इंजीनियर है, उसको जितनी सैलरी उस पर्टिकुलर एटम के न्यूक्लियस से मिल रही है उतना ही हमें बाहर से प्रोवाइड करनी होगी। और जब हम उसको बाहर से उतना मिनिमम अमाउंट प्रोवाइड कर देंगे, वो अपने प्रीवियस एटम को या सब्सटेंस को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। बट उससे नीचे नहीं, 50,000 से कम 40, 30, 20, 10 इन सैलरीज पर कोई भी इंजीनियर नहीं छोड़ने वाला था। कोई भी इलेक्ट्रॉन इससे कम वैल्यू पर अपने एटम को नहीं छोड़ता है। तो मिनिमम अमाउंट जो हमें सप्लाई करना है एनर्जी का इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, दैट इज वर्क फंक्शन। अब ये बात बिल्कुल इस तरीके से है कि जैसे ए के पास 50,000 की सैलरी थी तो बी के पास आने के बाद ये 70 की सैलरी देता है या 70 की एनर्जी देता है। तो ये इसलिए क्योंकि दोनों का नेचर डिफरेंट है। बिल्कुल यही बात यहाँ पर हमने लिखी है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉडीज। अलग अलग बॉडी में इलेक्ट्रॉन को एटम होल्ड जो करता है वो अलग अलग वैल्यू से करता है, एनर्जी की वैल्यू अलग अलग होती है। तो रिमूव करने के लिए भी जो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वर्क फंक्शन की फॉर्म में, दैट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉडीज। इस बात को हम ध्यान रखेंगे हमारा कॉन्सेप्ट ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस करते वक्त। इसके लिए हमने अज्यूम किया है हमारे पास ये बॉडी है ए, बॉडी बी, दोनों को हमने ग्राउंड से इंसुलेट कर दिया है इंसुलेटिंग स्टैंड के थ्रू, सो दैट अगर इनके ऊपर कोई चार्ज हम डिपॉजिट करवाते हैं, ट्रांसफर करवाते हैं, तो वो ग्राउंड में लीक नहीं होना चाहिए। तो अभी फिलहाल हम ये मानकर चल रहे हैं कि बॉडी ए इज न्यूट्रल, यानी कि इसमें चार्ज नहीं है। बॉडी बी इज ऑल्सो न्यूट्रल, यानी कि इसमें भी चार्ज नहीं है। इसके चार्ज क्यू बी की वैल्यू 0 है, इसके चार्ज क्यू ए की वैल्यू 0 है। लेकिन ये 0 हुई कैसे? असल में ये बॉडी एटम से मिलकर बनी है और एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं पहले से। ये बॉडी अगर न्यूट्रल है तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव है। ठीक है, इसको साइन की फॉर्म में लिख लेते हैं, वैल्यू के फॉर्म में लिख लेते हैं। ये मानकर चलते हैं कि इसमें वैल्यू से दिखा देते हैं 15 इलेक्ट्रॉन है और 15 ही प्रोटॉन, जिसने इसके टोटल चार्ज को 0 बना दिया। इसी तरह से ये भी दूसरी बॉडी है, इसमें भी 20 इलेक्ट्रॉन है और साथ ही साथ 20 प्रोटॉन भी है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ 2 डिफरेंट बॉडीज ले रहे हैं। तो डिफरेंट बॉडीज जिनके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू भी डिफरेंट होती है, मान लेते हैं इसके लिए WA है, इसके लिए WB है, और यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें कंडीशन तो WA इज लेसर देन WB ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। कोई एक छोटा होगा, A भी छोटा हो सकता है, B भी छोटा हो सकता है, हमने A को छोटा मान लिया, A के वर्क फंक्शन को छोटा मान लिया है। तो A का वर्क फंक्शन कम, B का वर्क फंक्शन ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये मान लेते हैं 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
जस्ट फॉर एग्जांपल, अब हमें क्या करना है, इन दोनों बॉडीज को उठाकर आपस में रब करना है, फ्रिक्शन करवाना है इनके बीच में। जैसे हम दो डिफरेंट बॉडीज को फ्रिक्शन करवाएंगे इनके बीच में, तो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। कौन सी एनर्जी? जो सर्दियों में हम हाथों को रब करके क्रिएट करते हैं, हीट एनर्जी। तो वो हीट एनर्जी जब यहाँ प्रोड्यूस होगी तो वो इन दोनों सब्सटेंसेस की बॉडीज में ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसे ये फ्रिक्शन की डिग्री बढ़ती चली जाएगी, इसका प्रोसेस बढ़ता चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को मिलने वाली एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। मान लेते हैं शुरुआत में जो एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन्स को, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली। यहाँ के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मिली है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो थी 8 की, तो फुलफिल नहीं हुई। यहाँ थी 5 की, फुलफिल यहाँ भी नहीं हुई। प्रोसेस और बढ़ाया हमने, ये 4 से बढ़कर हो गया, ये 3 से बढ़कर हो गया 4। अभी भी इलेक्ट्रॉन के रिमूवल की कंडीशन दोनों में से किसी भी बॉडी में नहीं आई है, लेकिन जैसे ही अगले स्टेप में बढ़कर हो जाएगा 5। अब आप जरा ध्यान से देखिए किसमें से इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के चांसेस हो गए हैं। यहाँ मिनिमम रिक्वायरमेंट 5 की थी, हमने इसे 5 पर पहुंचा दिया। यहाँ मिनिमम रिक्वायरमेंट 8 की थी, हमने इसको 5 पर पहुंचाया है। तो यहाँ तो साफ दिख रहा है इलेक्ट्रॉन के रिमूवल का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन के रिमूवल की लिमिट तैयार हो चुकी है। जैसे ही आप इसको बढ़ाकर थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, इसको 6 करेंगे, डेफिनेटली यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ से निकल कर जाएंगे दूसरी बॉडी के पास। जैसे इंजीनियर एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जाता है, तो वो जाता है लोअर सैलरी वाली कंपनी से हायर सैलरी वाली कंपनी पर। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी हमेशा ट्रांसफर होता है फ्रिक्शन के दौरान, रबिंग के दौरान, लोअर वर्क फंक्शन वाली बॉडी से हायर वर्क फंक्शन वाली बॉडी पर। तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो अब यहाँ पर जो 15 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, अब यहाँ पर 13 ही रह गए। यहाँ 20 हुआ करते थे, 2 और आ गए, -22 हो गया है। अब अगर आप टोटल चार्ज देखेंगे तो -22 और +20 ये बन रहा है -2, और इसी तरह से यहाँ -13 +15 ये बन रहा है +2। यानी कि जो बॉडी स्टार्टिंग में न्यूट्रल थी, नेट चार्ज 0 था, उन्होंने चार्ज एक्वायर कर लिया। जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, जिसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, जिसका वर्क फंक्शन कम था, उसने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया, और जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा था, जिसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, उसने नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया। इसीलिए हम कह रहे थे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाने पर, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाने पर, कम हो जाने पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इस प्रोसेस में दोनों ही बॉडी चार्ज एक्वायर कर लेंगी। कितना ज़्यादा आपने हीट एनर्जी दी है उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, हमेशा होगा। एक ऐसी बॉडी जिसका वर्क फंक्शन लो था से एक दूसरी बॉडी जिसका वर्क फंक्शन हायर था, उस पर ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने पर जिसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है उसने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया है, याद रखेंगे। जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है उसने नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया है। और ये जो चार्ज क्रिएट हुआ है, ये चार्ज बॉडी पर जाकर डिपॉजिट हो जाता है और वहीं पर रुका रहता है जब तक उसको कोई कंडक्टिंग पाथ नया मिल जाए आगे फ्लो होने के लिए। तो क्योंकि ये चार्ज है और रुका हुआ है, इसलिए हम इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। और क्योंकि ये प्रोसेस फ्रिक्शन प्रोसेस के जरिए हुआ था, इसीलिए हमने इसका नाम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी रखा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछी जाती है, उसको और ध्यान देंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, एक तरह से मैटर का ट्रांसफर हुआ है। और मैटर हम बोलते हैं एक्चुअली बॉडी के मैटर से हम बनाते हैं मास, क्वांटिटी ऑफ मैटर स्टोर्ड इन द बॉडी। तो बॉडी का जो मास 15 इलेक्ट्रॉन के साथ था, अब वो 13 इलेक्ट्रॉन की वजह से कम हो चुका है। तो हम बोलते हैं ये बॉडी पॉजिटिव होने के साथ साथ हल्की भी हो गई, लाइटर। और ऐसे ही दूसरी बॉडी जिसने मैटर को गेन किया, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, वो हो गई हैवियर। बहुत ज़्यादा वैल्यू का फर्क नहीं आता है, बट फिर भी थियोरेटिकली दोनों के मासेस में डिफरेंस आ जाता है। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी विल बिकम लाइटर, हल्की हो जाएगी, और नेगेटिवली चार्ज बॉडी विल बिकम हैवियर, वो भारी हो जाएगी। दो बॉडीज जब भी हम आपस में रब करेंगे हमेशा चार्ज क्रिएट होगा। और ऐसा आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में बचपन में भी कई बार किया होगा। जैसे आप क्लास में, बचपन में छोटे में हम सभी ने गेम खेला हुआ है, आप लोगों ने ऑब्वियसली खेला होगा इसे, कि एक स्केल लिया करते थे, कागज के छोटे छोटे पीसेस बनाकर टेबल पर डाल देते थे,
और उस स्केल को बालों में रब करते थे और उसके बाद कागज के छोटे पीसेस के ऊपर लाते थे, तो क्या होता था, वो उसको अट्रैक्ट कर लिया करते थे। तो दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, जो हमने फ्रिक्शन के जरिए करवाया है, यानी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही एक एग्जाम्पल है। तो वो जो पीसेस को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आई है, अगर आपने स्केल को बालों में रब नहीं कराया और पेपर पीसेस के ऊपर लेकर आओगे तो अट्रैक्शन नहीं होता, आपको फ्रिक्शन कराकर चार्ज क्रिएट कराना जरूरी है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक एग्जाम्पल है। ऐसे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं जो आगे एक एक करके हम लोग बात करेंगे जनरल डिस्कशन में। ठीक है, थैंक यू।